फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कमोडिटी बाजार में आज के सत्र में किस तरह की हलचल है, ये सारी हलचल आपके बीच रखने के लिए हाजिर हूं मैं। भारतीय बाजार में इक्विटी मार्केट्स में हमने देखा काफी हद तक एक्शन बैक्ड मोमेंटम, लेकिन नॉन एग्री कमोडिटी से लेकर एग्री कमोडिटी पर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, वायदा बाजार क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर बातचीत लगातार करेंगे और मेरी सहयोगी भावना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करें प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट के साथ। अगर देखें गोल्ड सिल्वर में, इन पर्टिकुलर सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस अब भी बरकरार है। हालांकि उच्चतम स्तर से हल्के जरूर हुए हैं सोने चांदी, और ऊपरी स्तरों से सोने में हम देख रहे हैं हल्की सी मुनाफा वसूली देखी गई है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड चांदी की मांग अब भी बरकरार। आपको बता दें नॉट जस्ट अ प्रेशियस मेटल, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है और इसका इस्तेमाल कई सारी जगह पर होता है, जिसके चलते डिमांड में लगातार बढ़ोतरी। और ईटी नाउ स्वदेश ने सबसे पहले कैटेगोरिकली आपको बताया था कि सोने चांदी में भी चांदी में आउट परफॉर्मेंस जो नजर आएगी। तब से लेकर अब तक चांदी की आउट परफॉर्मेंस, सिल्वर की आउट परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल बरकरार है। आ जाते हैं एनर्जी पैक पर। कच्चे तेल की चाल में हल्की सी रिकवरी है, लेकिन नेचुरल गैस का हाल देखें। हम देख रहे हैं लगभग कई सेशन से गिरावट झेलता हुआ नेचुरल गैस, मौसम के पूर्वानुमान और यूएस इन्वेंट्री जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तेज बिकवाली नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। और बेस मेटल्स की चाल में हम देख रहे हैं वोलेटाइल कामकाज, मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एग्री कमोडिटी, मसालों की चाल और साथ ही गुआर पर किस तरह के सेंटिमेंट्स है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ते हैं और साथ साथ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। आपके कमोडिटी मार्केट से जुड़े सवाल हमें पूछे, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में वायदा बाजार से जुड़े आपके सवालों को शामिल कर पाऊं। दो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, प्रथमेश माल्या, डीवीपी रिसर्च कमोडिटी एंड करेंसी, और रवि दियोरा, हेड ऑफ रिसर्च एंड फंड मैनेजर, कुंवरजी ग्रुप। जेंटलमैन, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। रवि, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट में वॉलेटाइल सिनेरियोज को देखते हुए इक्विटी मार्केट्स की वॉलेटिलिटी में सुरक्षित निवेश के तौर पर काफी हद तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कन्विक्शन था, लेकिन वहां से हल्के होते हुए गोल्ड सिल्वर, अब आपकी राय क्या है? जब से आई थिंक मोमेंटम है वो मॉर्निंग से ही ज्यादा है। इन पर्टिकुलर मार्जिन जब तक ईज नहीं होते तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल मींस के जो सेलिंग का था वहां से जो पुराना हमने हिस्टोरिकल बाइंग रिकॉर्ड देखे थे ऐसा कुछ जल्दी से बाइंग आना चाहिए। क्योंकि अभी भी देखे तो 70% के मार्जिन मींस के चांदी में लग रहा है, सोने में भी कंपेरेटिव 28-30% के टोटल मार्जिन है, जो अपने एक महीने के मार्जिन से ऑलमोस्ट डबल है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होता 40% के बिलो सिल्वर एंड 20% के बिलो जब तक गोल्ड के मार्जिन नहीं जाते तब तक कोई बड़े फॉलो बाइंग की उम्मीद ना रखे। आई थिंक एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव ये मार्जिन बढ़ाने का है कि उसकी वोलेटिलिटी को एक बार रेंज में लाया जाए, क्योंकि मींस के इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी देखे तो 6-7 हजार की वोलेटिलिटी चांदी में नॉर्मल हो चुके हैं, वहीं गोल्ड में भी 2000 से 1500 पॉइंट की वोलेटिलिटी नॉर्मल हो चुकी है। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि जैसे गोल्ड है वो कंपेरेटिव अभी भी सेफ है, मार्जिन कंपेरेटिव सिल्वर काफी लोअर है। यहाँ पे थोड़ी सेफ हेवन अपील बनी हुई है, इन पर्टिकुलर ईरान एंड यूएस के बिटवीन जो मीन्स के लास्ट फ्राइडे को टॉक हुई थी उसमें कुछ आउटकम आया नहीं। अभी थोड़ा मीन्स के जिस हिसाब से दोनों साइड से कमेंट आ रहे हैं तो आई थिंक कुछ भी ज्यादा चेंज हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो टाइम दिया हुआ है, आई थिंक एक आध वीक में ये शायद आगे और डेवलपमेंट होते हुए दिखे। बट अभी जो डेवलपमेंट हुए वो थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को भी यहाँ पे बता रहे, साथ में जापानीज येन फिर से करेक्ट होना चालू हुआ है। अदरवाइज जब जापानीज येन स्ट्रॉन्ग होता है गोल्ड में इतना ज्यादा मोमेंटम बैठता नहीं। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा इसका भी फोकस होगा। कंपेरेटिव गोल्ड मुझे लग रहा है कि 156-800 का अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये बेस बना रहेगा प्राइसेस में अप ट्रेंड जारी रहेगा। 156 का स्टॉप लॉस लगाए और डाउन बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। 158-200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। सिल्वर थोड़ा अवॉइड करें, 250 से 251 के करीब अच्छा ऑल ओवर सपोर्ट है, वहां पे आता है। देन विल मींस के रीथिंक ऑन बाइंग। बट अभी 70% मार्जिन पे करके मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। उससे बेटर है कि गोल्ड में आप फ्रेश पोजीशन यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो इन पर्टिकुलर गोल्ड सिल्वर में सिल्वर काफी चल गया है और इसी के चलते वहां पर इस प्रेशियस मेटल को वॉच लिस्ट में जरूर रखें, लेकिन गोल्ड में गिरावट में खरीदारी के मौके अब भी बनते हुए दिख रहे हैं। इस बीच प्रथमेश और रवि तो हमारे साथ है ही, मार्केट एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं
और साथ साथ सवालों की अगर बात करें, हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो सवाल आए हैं उसमें सोने चांदी को लेकर जो सवाल है क्विकली प्रथमेश आपके सामने रखना चाहूंगी, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। दिल्ली से अमर पूछते हैं कि सोने में अभी भी क्या तेजी बाकी है या फिर यहां से बिकवाली करनी है। कुंदन राय चांदी में मौजूदा जो दाम है उस पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आगे के लिए लक्ष्य क्या होने चाहिए। और एक और सवाल सोने चांदी पर मनोज सोनी बिहार से पूछते हैं, गोल्ड मिनी के 10 लॉट्स इन्होंने 1,65,077 में खरीदे हैं, क्या कुछ करना चाहिए। प्रथमेश आपका टेक जानना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर में, बिकॉज ओवरऑल अगर सवालों की बात करें, एक मनोज जी का सवाल जो 10 लॉट की खरीद का है, उसके अलावा जेनेरिक क्वेश्चंस हैं गोल्ड सिल्वर पर। आई थिंक गोल्ड मिनी में इनका जो एक्विजिशन पॉइंट है वो काफी हाई प्राइस पे है। अगर ये अभी भी होल्ड करना चाहते हैं तो फिलहाल भाव जो है नीचे के लेवल पे है और वैल्यू एवरेज के लिए तौर पर ये बाय कर सकते हैं। गोल्ड में जितने भी डिप्स आए वो एक्यूमुलेशन पॉइंट्स ही बन जाएंगे। सो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे करते हैं और वापस और डिप 1,50,000 के आसपास करते हैं, इनका वैल्यू एवरेज बाइंग अच्छा हो जाएगा और ऊपर में करीब 1,60,000 1,62,000 के करीब ये वापस एग्जिट कर सकते हैं जब भी इनका एक्विजिशन प्राइस अच्छा होता है। बट फिलहाल के लिए अगर ये इनका रिस्क प्रोफाइल अगर ठीक नहीं है और होल्ड करने की उम्मीद नहीं रखते हैं तो फिलहाल के लिए इनको ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए। और दूसरा सवाल क्या था गोल्ड को लेकर? इन पर्टिकुलर सिल्वर में क्या यहां से अब मौजूदा दाम पर तेजी क्या होनी चाहिए, आगे के लक्ष्य क्या होने चाहिए। और डेटा बैक्ड जो सवाल था वो था गोल्ड मिनी में क्या 10 लॉट्स खरीदे हैं 1,65,77 में, तो क्या करना चाहिए। अच्छा, गोल्ड मिनी का अगर ये होल्ड नहीं कर सकते फिलहाल तो इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। इनके एक्विजिशन प्राइस से फिलहाल बहुत नीचे है। अगर ये एवरेज करना चाहते हैं तो फिलहाल करंट भाव में भी एवरेज करके इनका भाव ओवरऑल अच्छा बना सकते हैं और गोल्ड की स्ट्रैटेजी में होल्ड बने रह सकते हैं। सिल्वर का नीचे वाला जोन जो है वो 2,50,000, ऊपर वाला जो जोन जो है वो 2,62,000। इसके बीच में आपको सिल्वर नेक्स्ट हफ्ते और 10 दिन में आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए सिल्वर में मुझे सस्टेनेबल नहीं दिख रही है रैली। मेरे ख्याल से इसको हर उछाले में फिलहाल बेचना चाहिए। 2,56,000 के करीब इसको बेचे, मार्च वायदा की बात कर रहा हूँ। 2,58,000 का स्टॉप लॉस लगाए और नीचे में 2,52,000 के टारगेट रखे। अगर आप वॉलेटिलिटी बेयर नहीं कर सकते तो सिल्वर में आप ट्रेड ही न करें और ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए गोल्ड और सिल्वर करंट लेवल्स को देखते हुए जो चमक है फीकी भी पड़ी है, उच्चतम स्तर रिकॉर्ड लेवल्स जो देख रहे थे वहां से हल्के भी हुए हैं और इसी वजह से हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर जो राय है वो टुवर्ड सेल स्ट्रैटेजी आती हुई। सिल्वर में मार्च कॉन्ट्रैक्ट 2,56,000 के लेवल्स पर सेल स्ट्रैटेजी डेवलप करने की राय है प्रथमेश की तरफ से। 2,52,200 तक के टारगेट्स टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ सकते हैं। 2,58,000 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। वहीं गोल्ड की अगर बात करें 1,55,000 के लेवल्स पर खरीद बिकवाली के मौके ढूंढे जाएं। 1,57,000 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए 1,54,000 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। आखिर गोल्ड सिल्वर में हो क्या रहा है उसे समझें ताकि हमारे एक्सपर्ट्स जो आपको टेकअवेज दे रहे हैं और गाइडेंस दे रहे हैं उसे भी आप समझ पाएं। सुरक्षित निवेश के तौर पर बाजार में जब उठापटक थी, गो सेफ हेवन कमोडिटीज के तौर पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो लगातार गोल्ड सिल्वर की तरफ रुख कर रहे थे। अब मार्केट की ट्रैजेक्टरी बेहतर होती हुई, इक्विटी मार्केट्स की होती हुई दिखी है, तो अगेन मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस तरफ भी रुख कर रहे हैं क्योंकि हर असेट क्लास में एंट्री के बारे में सोचते हम जरूर हैं। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली सोने चांदी में देखने को मिली है। घरेलू बाजार में अगर देखें सोना 1,56,600 के लेवल देख चुका है, वहीं 1,200 रुपए की बढ़त के साथ कामकाज। ऑफकोर्स गोल्ड और सिल्वर में इस वक्त अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो अभी थोड़ी देर पहले रवि भी बता रहे थे गोल्ड अब भी देखा जा सकता है, सिल्वर चल भी गया और वहां से इस वक्त अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल भूपेश, आपके ट्रेडिंग आइडिया स्ट्रैटेजी प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर पर क्या होंगे? जी नमस्कार। अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर के बाजारों में अभी भी ट्रेंड विशेषकर सिल्वर का काफी नेगेटिव बना हुआ है। हो सकता है कि इंट्राडे में या 1-2 दिन के लिए बाजार पॉजिटिव रहे, परंतु मेरी सलाह में अभी भी ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ओवरऑल सिल्वर में बिकवाली का ही ट्रेड रहना चाहिए और इसमें बाजार नीचे में 2,35,000 2,10,000 तक दोबारा संभव लगता है। परंतु आज इंट्राडे की बात करें तो 2,53,000 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में जिसका स्टॉप लॉस 250 के नीचे का लगाएं। अपसाइड में 257 और 261 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ये कॉल सिर्फ इंट्राडे के लिए है, कोई भी पोजीशन कैरी ना करें। दूसरा, अगर गोल्ड की बात करी जाए तो गोल्ड पिछले काफी दिनों से
सिल्वर को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। बाजार जब तक 1,55,000 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी का दौर जारी रहना चाहिए। 1,55 तोड़ने के बाद बाजार में 1,50 1,45 के भाव फिर से संभावित लगते हैं। तो चलिए प्रेशियस मेटल्स पर हमारे तीनों एक्सपर्ट की तरफ से उनकी राय, हमारे व्यूअर्स के कुछ सवालों को भी शामिल किया हमने। लेकिन अब प्रेशियस मेटल से आगे बढ़कर एनर्जी पैक का रुख करते हैं। कच्चे तेल की चाल और नेचुरल गैस का हाल। कच्चे तेल में तो हम देख रहे हैं ठीक ठाक का कामकाज, स्टेबल इनफैक्ट कहा जाएगा, बिकॉज यूएस और ईरान ने न्यूक्लियर टॉक्स को होल्ड किया है, ये भी एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा घरेलू बाजार से लेकर ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, घरेलू बाजार में भी स्टेबल ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड जो है $68 के इर्द गिर्द फिलहाल कामकाज करता हुआ। लेकिन नेचुरल गैस में आए दिन बिकवाली का दौर, करीब 7% की गिरावट नेचुरल गैस में देखी जा रही है। हमारे कुछ व्यूवर्स के सवाल है रवि, कच्चे तेल पर और नेचुरल गैस पर आपके टेक में जानना चाहूंगी, लेकिन व्यूवर क्वेश्चंस को भी शामिल करते करते जैद अहमद उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, कच्चे तेल में आज के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। संभव जोशी का सवाल है, नेचुरल गैस में आगे भी सुस्ती जारी रहेगी या तेजी वापस लौटने की उम्मीद है। संभव वैसे काफी समय से नेचुरल गैस में हम सुस्ती ही देख रहे हैं। रवि बताएं, कच्चा तेल और साथ ही नेचुरल गैस एनर्जी पैक पर आपका टेक क्या होगा। जब से ऑल ओवर आई थिंक स्टेंस अभी भी मीन्स के क्रूड में थोड़ा सपोर्ट का बना हुआ है। पर्टिकुलर सुबह में थोड़ी चर्चाएं चली थी कि शायद मीन्स के ट्रेड टॉक आगे मीन्स के ये न्यूक्लियर टॉक है वो एडवांस हुए। हालांकि ऑल ओवर फंडामेंटल देखे तो दोनों का जहाँ पे यहाँ मीन्स के बेसिक टॉक स्टॉल हुए उसका रीजन एक ही है कि यूएस चाहता है कि ईरान है वो पूरा डी न्यूक्लियराइजेशन करे और ईरान की होप है कि वो न्यूक्लियर पावर बने और उसमें महासत्ता बने। तो आई थिंक ये जब तक ट्रेड सिनामेंट्स के दोनों के बिटवीन का एक मीन्स के सॉल्व नहीं होता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये टॉक में कुछ भी एडवांस होगा। यहाँ पे आगे जाके एडिशनल टैरिफ वगैरह ही यहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे। तो लोअर मेरा स्टैंस है कि 5700 मॉर्निंग गया था, वहां से एक शार्प रिकवरी है। तो जब तक 5680 का सपोर्ट है डोमेस्टिक मार्केट में, जब तक ये ब्रेक नहीं होता ट्रेंड पॉजिटिव है। लोअर लेवल पे बाइंग का रुख रखे एंड 5710 5720 के जितने करीब मिले बाय करें। स्टॉप लॉस 5680 एम सपोर्ट उसका ही लगा है। टारगेट 5850 तक एक सीमित अपसाइड यहाँ पे आते दिख सकती है। और ऑप्शन की रणनीति की बात करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 5900 के कॉल ऑप्शन है वो 150 के करीब चल रहे हैं। यहाँ पे डिप पे बाय करें। स्टॉप लॉस लगा 124 का एंड जो टारगेट है वो 230 तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। इस बीच कुछ और सवाल एनर्जी पैक पर हैं। संजू लुधियाना से लिखते हैं, क्रूड ऑयल का मार्केट आगे कैसा रहेगा। और इनफैक्ट अगर आप देखें एनर्जी पैक में काफी हद तक पिछले कई दिनों से प्रथमेश हमने वोलेटाइल क्यूज ही देखे हैं, ग्लोबल अनिश्चितताएं भी हैं, कनेक्टिंग प्ले है और उसका असर हम देखते हैं। क्रूड में करंट लेवल्स में स्टेबिलिटी देखते हुए क्या कोई बाय कॉल इनिशिएट करनी चाहिए, कन्विक्शन बन रहा है। और नेचुरल गैस में इतनी बिकवाली पर क्या फर्दर सेल साइड ही नजर आती है। नेचुरल गैस में आप 300 की स्ट्राइक का फरवरी मंथ का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। ये आपको 26 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा। 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 46 के लिए रखिए। जहां तक क्रूड की बात है, 6000 जो भाव है वो क्रूड के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन रहेगा। फिलहाल सप्लाई साइड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डिमांड साइड बैलेंस्ड है। जस्ट फॉर अ डे ट्रेड अगर आपको ये 5750 के करीब फरवरी कॉन्ट्रैक्ट मिले, ये बाय करना चाहिए। 5650 का स्टॉप लगाइए, ऊपर में टारगेट 5950 की रखिए। ठीक है, तो चलिए ये राय नेचुरल गैस पर हमें मिलती हुई। हल्की सी रिकवरी जो है कच्चे तेल की चाल में जरूर पाई गई है। ब्रेंट क्रूड $68 के पास है, हालांकि WTI क्रूड 63-64 डॉलर के इर्द गिर्द है और घरेलू बाजार में 5800 तक के स्तर भी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है अमेरिका ईरान के बीच संभवित बातचीत से सप्लाई सुधरने की उम्मीद है और इसी के चलते कच्चे तेल में नॉट उबाल नहीं कहेंगे लेकिन एटलीस्ट स्टेबिलिटी वाला ट्रेंड जो है वो तो नजर आ ही रहा है। भूपेश, नेचुरल गैस में क्या कोई कॉन्ट्राव्यू बना रहे हैं आप? गिरावट काफी है, खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में मेरी सलाह कॉन्ट्रेरी रहेगी। तो 280 का जो लेवल है बाजार के लिए काफी मजबूत सपोर्ट का काम करना चाहिए और यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 280 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी करें। 291, 296, इवन 305 के लक्ष्य भी यहाँ संभावित हो सकते हैं। बाजार सामान्यतया पिछले अगर आप
5 सोमवार की बात करें तो लगातार बाजार किसी दिन गैप अप खुलता है, किसी दिन गैप डाउन खुलता है। ये आज दूसरा सोमवार था जब बाजार आज गैप डाउन खुला। मुझे लगता है कि बाजार यहाँ से अच्छी रिकवरी दिखाना चाहिए और बाजार 303 305 तक संभावित रहेगा। तो चलिए, कॉन्ट्रा ट्रेड नेचुरल गैस पर भूपेश जी की तरफ से आता हुआ दिखा है 286 287 के स्तर, यहां पर बाय कॉल इनिशिएट की जा सकती है। 291 पहला टारगेट, उसके बाद 296 भी नजर आ सकते हैं ये राय, और स्टॉप लॉस बिलो 284 284 के नीचे लगाने की राय फिलहाल। नेचुरल गैस में अब इस बड़ी बिकवाली के पीछे की वजह कई सारी है। मौसम के जो पूर्वानुमान है उससे डिमांड काफी हद तक प्रभावित होती है, और आगे हल्के मौसम के पूर्वानुमान है, और इसी के चलते मांग प्रभावित होने से ये असर देखने को मिला है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और ट्रिगर पॉइंट्स जो ग्लोबल मार्केट से आते हैं वो भी ताल्लुक रखते हैं। यूएस इन्वेंट्री की अगर बात करें, इसके आंकड़ों में लगातार सुधार जो है वो काफी हद तक नेचुरल गैस के दामों पर असर डाल रहे हैं। नाइमिक्स पर नेचुरल गैस $3 के करीब है। घरेलू बाजार में नेचुरल गैस करीब 8% कमजोर है। ये सारी की सारी चीजें, और बिकवाली लगातार कायम है। 6-7% की तेजी तो बिकवाली तो आज हम देख रहे हैं, लेकिन कई दिन हमने 12-13% की गिरावट भी देखी है। बट मूविंग अहेड, बेस मेटल की चाल पर एक राय ले लेते हैं। रवि जी, बेस मेटल्स की अगर बात करें, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, कॉपर, ये तमाम, कॉपर इनफैक्ट काफी समय से हम अट्रैक्टिव देख रहे हैं टू इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। कॉपर की बातचीत, चर्चा भी काफी होती दिखी है। 1/4 से आधे % की बढ़त के साथ कॉपर का वायदा ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं लेवल्स वॉलेटाइल है जरूर, लेकिन मूव कर रहे हैं। वहीं लेड 188 रुपए के आसपास। क्या राय होगी बेस मेटल की चाल पर? बेस मेटल में आई थिंक कॉपर आउट परफॉर्म कर रहा है। हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन आया है, क्योंकि न्यूज थी कि चाइना का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है कॉपर का वो 5% बढ़ने की उम्मीद थी। तो इस हिसाब से प्राइजेस में आप देखें तो एक स्टिप गिरावट आई थी, बट यहाँ पे संभल के चल रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा चाइना का न्यूज है वो थोड़ा प्राइसेस को प्रेशर दे रहा है। एंड सामने देखे तो स्टील की कुछ ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही। लगातार देखे तो स्टील की जो प्रोडक्शन है वो एक लेवल से कैप में रही, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड में स्टील फ्लडेड है। एंड आई थिंक ओवर सप्लाई का सिनारियो सारे अक्रॉस द ग्लोब से आई थिंक हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे मीन्स के निकल, क्योंकि स्टील के प्राइसेस के साथ काफी अच्छा कोरिलेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगातार हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो आई थिंक ट्रेंड इज क्लियर, कॉपर में बाई करें 1238 के करीब। 1228 का स्टॉप लॉस लगा है, 1255 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। वही निकल में हायर लेवल पे मुझे लग रहा है कि सस्टेन नहीं कर रहा है। 1520 के टारगेट के लिए फरवरी फ्यूचर बेच है, 1560 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा के। तो निकल सेल एंड कॉपर बाय का स्ट्रेटेजी रहेगा। वैसे भी ट्रेंड मिक्स है, एंड एक साइड में कारोबार हो रहा है, और ये वीकेंड से तो चाइना 23 तारीख तक छुट्टी पे जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर अभी अगले 2 सप्ताह यहाँ पे बेसिक कंसोलिडेशन ही होगा, कोई बड़े अपसाइड डाउनसाइड सस्टेन नहीं होंगे, और एक कंसोलिडेशन का माहौल आपको बेस मेटल में आता दिख सकता है। ऑलराइट, सो कॉपर में अभी कन्वेक्शन एक्सपर्ट का बरकरार खरीदारी के मौके यहां से भी ढूंढे जा सकते हैं, और निकल करंट लेवल्स को देखते हुए एक सेल स्ट्रैटेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। इन पर्टिकुलर कॉपर की अगर बात करें, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 1238 के स्तर पर खरीदने की राय रवि दियोरा की तरफ से। टारगेट 1255 का एंटिसिपेट करके चले, वहीं स्टॉप लॉस 1228 का मानना होगा। और साथ ही निकल की अगर बात करें, सेल स्ट्रैटेजी 1544 के लेवल्स पर टारगेट 1520 के 1562 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। कुछ सवालात भी ले लेते हैं बेस मेटल्स पर जो हमारे व्यूअर्स के हैं। प्रथमेश, आपसे भी आपका टेक, आपकी स्ट्रैटेजी बेस मेटल पर जानना चाहूंगी। दिल्ली से कृष पूछ रहे हैं, कॉपर में आगे के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? काफी इंटरेस्ट है इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कॉपर में, अगर बेस मेटल की चाल की बात करें इन पर्टिकुलर। निशांत मिश्रा भी ये कह रहे हैं बेस मेटल में बेहतर मौके कहां पर नजर आ रहे हैं। प्रथमेश, आपकी राय क्या होगी? मेरे ख्याल से कॉपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। 1260 और 1270 ये आप कॉपर की अपसाइड भाव देख सकते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन में। फिलहाल ये 1238-40 के बीच में ये ट्रेड हो रहा है, तो इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए 1228 का स्टॉप से। ऊपर में 1260 और 1270 के टारगेट के लिए कॉपर बाय कर सकते।
ठीक है, तो चलिए ये रहा कॉपर पर येट अगेन रवि जी की तरफ से भी कॉपर में खरीदारी के मौके और स्ट्रैटेजी थी। प्रथमेश जी भी यही कह रहे हैं, कॉपर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 1238 के लेवल्स पर खरीदा जा सकता है। 1228 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, 1258 का टारगेट जहां से आगे मानकर चल सकते हैं। भूपेश जी, बेस मेटल की चाल में इन पर्टिकुलर कुछ अट्रैक्टिव नजर आता है, और अगर हाँ तो फिर कहां पर राय, क्या आप भी कॉपर पर कन्विक्शन रखते हैं? जी बिल्कुल, मेरी भी कॉपर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1243 के लेवल पर यहाँ खरीदारी करें। 1238 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। 1248 और 1253 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित लगता है, और ये कॉल इंट्राडे के लिए रहेगी। चलिए, तो बिल्कुल इंट्राडे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कॉपर पर भूपेश शर्मा की तरफ से एक राय मिलती हुई 1243 के लेवल्स नियरिंग दैट खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो 1238 और टारगेट 1248 का पहला, 1253 का दूसरा मानकर चला जा सकता है। सो बेस मेटल में कॉपर पर एब्सोल्यूट कन्विक्शन, और काफी हद तक हम देख रहे हैं मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव। वॉलेटाइल है पूरे बेस मेटल का पॉकेट, लेकिन इसमें भी कॉपर जो है वो अट्रैक्टिव फिलहाल नजर जरूर आ रहा है। सो क्लियरली एनर्जी पैक में हम देख रहे हैं उठापटक के बीच स्टेबिलिटी कच्चे तेल में है, नेचुरल गैस में बड़ी बिकवाली लगातार नजर आ रही है। यहां से डाउन साइड विजिबल है भी, लेकिन हाँ, हमारे एक्सपर्ट्स के कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स भी हैं जो कि नेचुरल गैस में खरीदारी के मौके हैं। और इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स की अगर बात करें, सोने चांदी के रिकॉर्ड लेवल्स का सिलसिला तो टूटा है। अब ऊपरी स्तर से जो हल्के हो रहे हैं लगातार गोल्ड और सिल्वर, यहां से फिलहाल इन्हें वॉच लिस्ट में रखने की राय हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलती हुई दिखी है। लेकिन इन सबके साथ साथ करेंसी की चाल पर भी एक बात होनी चाहिए। रवि, डॉलर के मुकाबले रुपए में जो स्थिति हम देख रहे हैं, पिछले दिनों हमने काफी सारे ग्लोबल फैक्टर्स, कंटिजेंट सिनेरियोज, अनसर्टेनिटीज भी देखी हैं। ऐसे में रुपए की चाल को आप कैसे देखते हैं? जब से रुपया मजबूत जरूर से हुआ है, आई थिंक मंच के 15-20 पैसे की एक स्ट्रेंथ आपको लौटते हुए दिखी है। बट ऑल ओवर कोर फंडामेंटल्स में अभी भी इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट को जो भी अपना डेफिसिट का टारगेट है वो मीट करने में काफी मुश्किल होगी, और उसके सामने गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक का कोई ज्यादा इंटरवेंशन आए ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि जिस हिसाब से हमने ट्रेड डील साइन की है, यू के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूएस के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट है। हालांकि वहां पे हमें 18% टैरिफ पे करना है, और यूएस 0% टैरिफ तक प्रोडक्ट यहाँ पे डंप करेगा। तो इस हिसाब से रुपये का वीक होना जरूरी है। अगर रुपये स्ट्रांग होगा तो एज ए इकोनॉमी हमें थोड़ा इश्यू होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर को कम रियलाइजेशन मिलेगा और डंप का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरवेंशन रिजर्व बैंक का या इंडस्ट्री का आएगा नहीं। ये बेटर लेवल है, न्यू 90 का न्यू नॉर्मल लेवल मार्केट ने यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया है, और मुझे अभी लग रहा है कि 90-20, 90-30 के बिटवीन एक अच्छा बेस है, और ये बेस को मान के चले। अपर साइड 91 तक ये जो वीकनेस है वो कैप रहेगी। शायद ये वीक या अगले वीक जब भी हमारे 25 से 18% के फाइनल टैरिफ की लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद एक मुझे लग रहा है कि साइन ऑफ वीकनेस आपको यहाँ पे आती हुई दिखेगी। अभी ये उम्मीद पे यहाँ पे 92 से 90.40 यही उम्मीद से आया था, बट मुझे लग रहा है कि अभी पॉजिटिव से वो प्राइस में आ चुके हैं। अभी एक फैक्टर है वो कल एमएससीआई की इक्विटीज के लिए और उसके रिबैलेंसिंग के लिए कल मीटिंग है। ये मीटिंग में अगर कोरिया को ये लोग डेवलप इकोनॉमी इंडेक्स में ले जाते हैं, तो इंडिया के लिए एक बड़ा फ्री फ्लोट ओपन होगा इक्विटीज के लिए। और मीन्स के इसमें चाइना, इंडिया दो ही कैंडिडेट है। अगर कोरिया डेवलप इकोनॉमी में गया तो डेवलपिंग इकोनॉमी में 3 से 4% का एक बड़ा स्कोप इंडिया के लिए एंड चाइना के लिए ओपन होगा, जो शायद यहाँ पे ज्यादा वीकनेस ना आने दे। बट मुझे लग रहा है कि ये डेवलपमेंट भी रुपये के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो चलिए करेंसी पर भी एक टेक रवि जी की तरफ से हमें मिलता हुआ। प्रथमेश जी, रवि जी और भूपेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर जायजा और साथ ही आपके एनालिसिस और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए, साथ ही हमारे व्यूवर्स के सवालों के जवाब भी देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू एज वेल। लेकिन चलिए जाते जाते एग्री कमोडिटी से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देते हैं। दालों की कीमत यानी कि पल्सेस की कीमतों में बढ़ोतरी के अपडेट्स आते हुए दिखे। एमएसपी के ऊपर पल्सेस की कीमतें बढ़ती हुई दिखी हैं। दाल की कीमतों में तेजी है और खास करके दलहन की कीमत में करीब 20% का उछाल है। तुअर, उड़द और इन तमाम दालों की अगर बात करें, एमएसपी के करीब है। पिछले महीने प्रमुख दालों की कीमतों में तेज उछाल पाया गया है। तुअर की कीमतें सबसे ज्यादा 20% तक बढ़ी है। चना 9% और उड़द 12% महंगे होते हुए दिखे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में तुअर दाल
105 रुपए से लेकर 129 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिल रही है। वहीं चने के दाम अभी भी एमएसपी से नीचे नजर आ रहे हैं। किन वजह से कीमतों में बढ़ोतरी है? भारत और दूसरे देशों में फसल कम हुई है। लंबी बारिश से खरीफ और रबी फसलों में कटाई जो है वो लेट होती दिखी है और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। जब एग्री की बात करते हैं तब हम उड़द का उत्पादन उम्मीद से कम रहा है और भारत तुअर के लिए म्यांमार अफ्रीका और उड़द के लिए म्यांमार ब्राजील पर निर्भर है। और जब वहां पर ही हम देख रहे हैं उत्पादन कम है और ग्लोबल फ्रंट पर भी सेफ्टी और सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मांग जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि लगातार डिमांड तो है ही और उत्पादन कम होने की वजह से हम ये स्थिति देख रहे हैं कि लगभग सारी दालें जो है एमएसपी के ऊपर कामकाज करती हुई। फिलहाल कमोडिटी मार्केट को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन 18 आवर्स प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।